हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और आज क्लास 12 सॉलिड स्टेट में वैसे तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम आज। यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है रेडियस रेशियो रूल्स। तो देखो रेडियस रेशियो रूल क्या होता है। सिंपल ये एक रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द केटायन। तो जो पैकिंग में जो केटायन होते हैं और जो एनायन होते हैं उनका रेडियस। तो रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ द केटायन, यानी कि केटायन के रेडियस को, जो कि आमतौर पर आपको वॉइड में मिलते हैं, चारों तरफ से एनायन होते हैं आपको पता है, और बीच में जो वॉइड होता है ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, उसमें केटायंस जाते हैं। तो जब आप रेडियस रेशियो निकालोगे, आप अभी इस पर बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको, तो जो रेडियस रेशियो आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ द केटायन, यानी कि केटायन का रेडियस आप ऊपर लिखोगे और जो एनायन का रेडियस है उसको आप नीचे, और इस तरह से रेशियो निकाल लोगे। फिर देखो यहाँ पे नोट में कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर इज़ द रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादा कब आएगी, जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि केटायन की रेडियस जब ज़्यादा होगी तब रेडियस रेशियो ज़्यादा आएगा। तो ग्रेटर इज़ द रेडियस रेशियो, द लार्जर इज़ द साइज़ ऑफ द केटायन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि केटायन का साइज़ ज़्यादा होगा तो रेडियस रेशियो की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो इसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी ज़्यादा होगा। बस इस बात को ध्यान में रखिए आप। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा कब है, जब ये केटायन की रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वजह से ही ज़्यादा आएगा। देखो ना, ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी तभी तो रेडियस रेशियो का वैल्यू ज़्यादा आएगा। और इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर होगा इसकी वजह से। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है ना क्या होता है, हाँ, किसी भी एनायन या कैटायन के आसपास उसको टच कर रहे होते जितने भी होते हैं पार्टिकल्स, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा अभी। एक आपको लिस्ट नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे एक टेबल। मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उस टेबल से आपको पता चलेगा कि कितना रेडियस रेशियो रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब इस टेबल को ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले रेडियस रेशियो है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर है, फिर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है, फिर स्ट्रक्चर टाइप है और एग्जांपल्स है। तो ज़रा देखो, रेडियस रेशियो में पहले नंबर पे है 0.1552 0.225, ये रेंज दिया हुआ है। अगर ये रेडियस रेशियो आता है, यानी कि 0.155 से लेकर के 0.225 तक के बीच का कोई भी रेडियस रेशियो अगर आपके पास निकल के आता है, तो वहाँ पर जो आयन्स होंगे, जो एटम्स होंगे, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, B2O3 बोरोन ऑक्साइड, ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरा देखो 0.225 से लेकर के 0.414, अगर इनके बीच में लाई करता है रेडियस रेशियो तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड वगैरह। फिर देखो 0.414 से लेकर के 0.732 के रेंज में आता है रेडियस रेशियो, तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो होगा 6। और ठीक ऐसे ही अगर 0.732 से लेकर 1 तक रेडियस रेशियो की वैल्यू आती है या इसके बीच में लाई करती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। ठीक है, तो ये आपको देखना था यहाँ पे। अब चलिए हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब रेडियस रेशियो रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है द 2 आयंस A+ एंड B- हैव रेडियाई 88 एंड 200 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली इन द क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड AB। प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+। मतलब ये है कि आपके पास 2 आयन है A+ और B-। ठीक है, A+ का जो रेडियस है वो है 88 पिकोमीटर और B- एनायन का जो रेडियस है वो है 200 पिकोमीटर, एक क्लोज पैक क्रिस्टल कंपाउंड AB में। तो बताइए कि A+ यानी कि केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो पहले तो रेडियस रेशियो निकालते हैं। तो आपको पता है कि रेडियस रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, केटायन का ऊपर रेडियस और एनायन का रेडियस नीचे। यहाँ पे केटायन का जो रेडियस है वो है 88 और एनायन का जो रेडियस है वो है 200
अब आप इसको डिवाइड जब करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.44 पिकोमीटर के करीब में। अब ज़रा आप जो मैंने आपको टेबल बताया था उस टेबल में देखो कि 0.44 वाले रेंज में रेडियस रेशियो कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। यानी कि जब रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.44 आएगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये आपको उस लिस्ट में, उस टेबल में दिख रहा होगा। तो मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 0.44 के लिए 6। एक बार बैक जाओ और बैक जाके देखो टेबल, 6 आएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो बढ़िया। देखो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d, एज ऑफ द यूनिट सेल a एंड द रेडियस ऑफ द एटम r फॉर प्योर एलिमेंट। सबसे पहले इसको समझो कि हम रिलेशनशिप किसके किसके बीच में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक सिंपल क्लोज क्यूबिक पैकिंग है। इसमें 8 कॉर्नर पे 8 एटम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ये वाला जो इस कॉर्नर पे तुमको दिखाई दे रहा है एटम और ये वाला इस कॉर्नर पे एटम, तुमको पता है कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ये और ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से टच करेंगे ना, देखो ऐसे, ये वाला एक, इसका रियल व्यू ये ऐसा होगा, इसका रियल व्यू ऐसा होगा, है ना, एक दूसरे को टच करेंगे। इस एटम का रेडियस होगा, इस एटम का रेडियस होगा, और वही रेडियस सारे एटम्स का होगा। तो उस एटम का रेडियस होगा r, हम उसको r बोलेंगे। अब देखो ये जो एटम है, ये वाला, इस कॉर्नर वाले एटम को ध्यान से देखो, इसके सबसे पास कौन सा एटम है। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, देखो, या फिर ये भी हो सकता है। बोलो, सबसे पास इसका जस्ट बाजू वाला ये, या फिर ये हो सकता है ना। तो ज़रा देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो ध्यान से, इस एटम से लेकर के इस एटम तक, है ना, यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा टोटल डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे d। समझ में आ रहा है? यानी कि इस एटम के जो सबसे पास में है एटम, यानी कि उसका जो नेबर एटम है, सबसे क्लोजेस्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d, है ना। तो यानी कि इसके सबसे जो क्लोज है वहाँ तक का डिस्टेंस इस एटम से, उसको हम d मानेंगे। तो देखो इसके सबसे पास में इसको हमने मान लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो d होगा, ठीक है। और इस क्लोज क्यूबिक पैकिंग का, सिंपल क्लोज क्यूबिक पैकिंग का ये जो एज लेंथ है, ये देख रहे हो एज लेंथ, इसको हम पहले से ही a बोलते आए हैं, है ना। तो ये d और a, तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें मिली, एक r, ये d और a, इन्हीं तीनों के बीच में हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने वाले हैं सारे स्ट्रक्चर में, सिंपल क्लोज क्यूबिक पैकिंग में भी, FCC में भी, BCC में भी, सब में देखेंगे। शुरू करेंगे सिंपल से। किससे शुरू करेंगे? सिंपल से शुरू करेंगे। चलो ठीक है, बढ़िया। तो देखो, इसको हटाओ, हम शुरू करने वाले हैं सिंपल से। तो इसको मैं बोल देता हूँ सिंपल या प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक सेल, है ना। ये है सिंपल क्यूबिक सेल। तो चलो सिंपल क्यूबिक सेल में A, R और D, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, D क्या होता है। ये देखो, ये जो किसी भी कॉर्नर का एक एटम ले लो, किसी भी कॉर्नर पे, उसका देखो उसके सबसे पास, सबसे नज़दीक कौन सा एटम है। तो देखो ना, सिंपल में सबसे नज़दीक तो जस्ट बगल वाला होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, हमने इसको माना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d, ठीक है। और इस क्यूब का जो एज लेंथ है वो a, और आप जानते हो कि यहाँ पे a और d बराबर होंगे, डेफिनेटली a और d बराबर होंगे, है ना। अब ज़रा देखो तो यहाँ पे ये d और a तो बराबर हो गए, ठीक है। r का क्या रोल होगा यहाँ पर, r का क्या रिलेशन होगा। तो r क्या होता है, देखो r होता है एटम का रेडियस, देखो,
और ये जो इस कॉर्नर पे एटम है, ये देखो ये एटम एक्चुअली में ऐसा है और इसके जस्ट बाजू वाला जो पड़ोसी एटम है ये इसको टच कर रहा है। इस एटम का रेडियस r और फिर इस एटम का रेडियस r और ये r और r मिलके ही तो पूरा d हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो रेडियस है ना एटम का रेडियस, वो होगा बराबर किसके, यहाँ पे नहीं लिखूँगा मैं, जो रेडियस होगा एटम का वो बराबर होगा d/2 के। सिंपल, d/2 के। देखो यहाँ पर ये जो रेडियस है ये टोटल डिस्टेंस d है ना, और जो रेडियस होगा वो d का आधा होगा। देखो इस एटम का रेडियस आधा, तो रेडियस का जो डिस्टेंस के साथ रिलेशन आएगा वो आएगा d/2 का। तो यहाँ पे सिंपल, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या रिलेशन निकलता है FCC में R का, D का और A का। यहाँ पे फिर से देखो A D के बराबर है, बिल्कुल एज लेंथ D के बराबर है और जो एटम का रेडियस है वो D का हाफ है। ये टोटल D है, रेडियस ये है एटम का आधा, D का आधा, तो हमने लिख दिया सिंपल यहाँ पे R = D/2। ठीक है, चलो अगला देखो। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो हमने देख लिया कि D, R और A के बीच रिलेशनशिप क्या होता है। अब हम FCC में देखते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखते हैं कि इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। सबसे पहले देखो, फिर से समझो कि D होता क्या है। सबसे पहले तो FCC की बात कर रहे हैं तो FCC स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। तो देखो फेस सेंटर में तुम्हें पता है कि 8 कॉर्नर पे 8 एटम होने के साथ साथ हर फेस पर एक एटम बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। तो 6 फेसेस, तो 6 देखो, एक अपर फेस पे होगा, एक इधर साइड फेस पे होगा, एक इस साइड वाले फेस पे होगा, एक आगे वाले फेस पे होगा, एक नीचे वाले फेस पे होगा और एक पीछे की तरफ होगा। बोलो 6 होंगे। अब देखो यहाँ पर हमें रिलेशनशिप किसके किसके बीच में इस्टेब्लिश करना है, तो हमें करना है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो यहाँ पे कोई भी एटम आप ले लो, चलो इस एटम को ले लो या इस एटम को ले लो, इसका नियरेस्ट, इसके सबसे नज़दीकी एटम कौन सा है? क्या ये वाला है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला है? नहीं, देखो ये वाला है बीच में। ये जो फेस पे है बिल्कुल सेंटर पे, ये इसके सबसे नज़दीक होगा। तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा D। बोलो, वो D कहलाएगा। इसके बीच में हमको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, D और किसके बीच में? और इस एटम का जो रेडियस होगा R उसके बीच में, और इस क्यूब का जो एज लेंथ हम पहले ही बोल चुके हैं A उसके बीच में। बढ़िया। तो देखो इसको अगर हम इस कॉर्नर के पॉइंट को A बोले, इसको B बोलें और इसको C बोलें, और मैं तुमसे बोलूं कि इस AC की लेंथ बताओ। देखो इस AC की, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, इसको कुछ ऐसे करके और ऐसा कर रहा हूँ। देखो अगर मैं बोलूं कि इस AC की लेंथ बताओ, तो देखो पैकिंग इफ़िशियंसी जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको ये बताया था लेंथ निकाल के, क्या आई थी। नहीं, अगर आपने देखा है वो वीडियो तो पीछे जाकर देखो पैकिंग इफ़िशियंसी वाले वीडियो को। तो AC की जो वैल्यू आई थी वो आई थी √2a। बोलो। और देखो ये जो AC है, AC देख रहे हो, AC ये D का डबल है, यानी कि जो D है, देखो D यहाँ से यहाँ तक, इस एटम के सेंटर से इस एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस है ये D, और ये जो D है उसको हम कह सकते हैं कि D = ये टोटल AC/2 होगा। बोलो सही है। AC की वैल्यू √2a आ चुकी है, तो √2a अगर वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 × √2। बोलो, और इस √2 से ये √2 गया तो D की जो वैल्यू आई, यानी कि ये जो सबसे नज़दीक एटम है इसके,
वहाँ पे जो d है उसकी वैल्यू आई वो आएगी a/√2। बताओ सही है, a/√2। ठीक है। अब हमको पता चला कि d और a में रिलेशन क्या निकल के आया, यानी कि d और a का जो रिलेशन निकल के आया वो ये कि d इज इक्वल टू a/√2। ठीक है। अब d और r के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना बाकी है। तो ज़रा देखो r क्या है। इस एटम का, एटम दिखाई दे रहा है, इस एटम का जो सरफेस होगा एक्चुअली में इस एटम को टच कर रहा होगा। बोलो ठीक से देखो, ये जो कॉर्नर पे एटम है ये फेस पे मौजूद जो ये एटम है उसको टच कर रहा होगा। ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि जहाँ पे ये दूसरे एटम को टच कर रहा है वो इस वाले एटम का रेडियस होगा r, और यही वाला रेडियस इसका भी होगा r। बोलो ठीक है। यानी कि d इज इक्वल टू r और r, 2r होगा। देखो ना d, ये d यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है, इस एटम के सेंटर से इस एटम के सेंटर तक, और इस एटम का जो रेडियस है वो है यहाँ तक r, और इस एटम का जो रेडियस है वो है यहाँ तक r, और r मिलके ये पूरा d बना रहे हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा शोर हो रहा है, ये मैं रोड के किनारे पढ़ा रहा हूँ ना यार, तो ये ट्रकें जा रही हैं। देखो अब अगर हम यहाँ से देखें, ऑब्ज़र्व करें, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि r इज़ इक्वल टू, देखो ये r इज़ इक्वल टू टोटल d/2। बिल्कुल सही। देखो ना ये एटम का जो रेडियस है इसको हम कह सकते हैं ना कि ये टोटल d का आधा है। देखो आधा आधा, ये टोटल d, ये आधा, तो r इज इक्वल टू d/2। बिल्कुल सही कह सकते हैं, बढ़िया। अब देखो r इज इक्वल टू d/2 तो निकल के आ गया। ठीक है। और d की वैल्यू a/√2 हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे अगर हम d की वैल्यू a/√2 रख दें d की जगह पे, तो ये हो जाएगा a/√2, और ये 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है पहले से यहाँ पर, तो ये देखो आ जाएगा इज इक्वल टू, हो गया, आ तो गया, अब क्या आ गया, r इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू a/√2 × 2। अब देखो r इज इक्वल टू d/2 तो आ चुका है। d की वैल्यू देखो हम पहले ही निकाल चुके हैं a/√2, राइट। अब इस d की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे d की जगह पे रख दें, तो रखते हैं d की जगह पे, तो क्या आएगा a/√2, और 2 तो मल्टीप्लाइड है यहाँ पर पहले से ही। तो देखो ये रिलेशन आ गया ना r, d और a के बीच में। एफसीसी में जो रिलेशन बना वो क्या बना, जो रेडियस होगा एटम का वो d का आधा होगा, और एज लेंथ अपॉन 2√2 के बराबर होगा। देखो r इज इक्वल टू d/2 एंड इज इक्वल टू a/2√2। तो ये r, d और a के बीच में एफसीसी के लिए रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हमने यहाँ पे कर दिया। अब बीसीसी के लिए देखते हैं। चलो अब एफसीसी के बाद रिलेशन निकालते हैं बीसीसी का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है, नेबर डिस्टेंस d, एज लेंथ a और एटम के रेडियस r के बीच में। ठीक है, बढ़िया। तो अब ज़रा बताओ कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता कैसा है। तो आठों कॉर्नर पे 8 एटम तो होते ही हैं, साथ में एक सेंटर में होता है बिल्कुल बीचों बीच, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर इस एटम के लोकेशन को A बोलूँ, इसको B बोलूँ, इसको C बोलूँ और इसको D बोलूँ, ध्यान से देखना। नहीं,
अब चलो बात करते हैं BCC में तीनों के बीच रिलेशन की, D, R और A। आप जानते हैं D क्या है? D है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो ये है एटम। देखो किसी भी कॉर्नर का एटम देख लो, किसी भी कॉर्नर का, और अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी भी एटम को ले लो, चलो इसको ले लेते हैं। देखो इस यहाँ पे देखो, इस कॉर्नर वाले एटम के लोकेशन को हमने A बोला है, इसको B बोला है, इस ऊपर वाले कॉर्नर को C और इसको D बोला है। ये लोकेट करना ज़रूरी था, बताऊंगा क्यों। अब देखो इस C वाले कॉर्नर के एटम को देखो ध्यान से। इस C वाले कॉर्नर के एटम से मैं तुमसे पूछूं कि सबसे नज़दीक वाला एटम कौन सा है, इसके सबसे जस्ट बगल में जो सबसे करीब हो वो कौन सा है? तो क्या ये वाला है या फिर ये नीचे कॉर्नर वाला है? नहीं, ये सेंटर में जो मौजूद एटम है ये है। ठीक है। अब देखो जितने भी यहाँ पे कॉर्नर पे एटम हैं उनसे जो सबसे करीब है, जो सबसे नियरेस्ट है उनके, वो जो बीच में बॉडी के सेंटर में एटम है वही है। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इस क्यूब का बॉडी डायगोनल ड्रॉ करो, तो देखो C से D को मिला दो, इस क्यूब का बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर D क्या है? तो D देखो, ये एटम और ये एटम, हम इस दोनों को लेकर चल रहे हैं ना, इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे के सबसे करीब है। देखो इसके सबसे करीब ये है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर का बीच का डिस्टेंस यही तो D है, जिसको हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है। एज लेंथ आपको पता है A है, और एटम का जो रेडियस होगा वो R होगा। ठीक है। अब आपको पता है कि ये C वाले कॉर्नर का एटम एक्चुअली कुछ इस तरह का, और जो बॉडी के बीच में सेंटर में मौजूद एटम है वो भी कुछ इस तरीके का इसको टच करता हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी डायगोनल CD का लेंथ बताओ, CD का, तो आपको मैंने पहले ही बताया है पैकिंग इफ़िशियंसी में कि यहाँ पर जो CD का लेंथ, पैकिंग इफ़िशियंसी वाला वीडियो ज़रूर देखो पीछे जाकर, वहाँ पे बताया है कि इस CD का लेंथ क्या होता है। तो CD का जो लेंथ होगा वो होगा √3a, एज लेंथ का √3 टाइम्स। ठीक है, इस CD का। और आपको पता है कि ये जो CD है वो, ये जो CD देखो, ये CD वो D का डबल है। देखो यहाँ से लेकर के बॉडी के सेंटर में मौजूद जो एटम है इनके बीच का डिस्टेंस D है, और इस D को अगर हम डबल कर दें तो ये D और D यही तो मिलके बना रहे हैं CD। बोलो, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि D इज इक्वल टू CD अपॉन 2। देखो CD अपॉन 2, आधा CD का आधा कर देंगे तो ये D निकल के आएगा हमारा। ठीक है। CD कितना था? √3a, तो √3a CD की जगह पर रख दो अपॉन 2। इट मीन्स D इज इक्वल टू √3a अपॉन 2 मिल गया हमें। ठीक है। और जैसा कि हम पहले ही देखते आ रहे हैं, जो D की वैल्यू होती है, देखो ये है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, देखो ये है एटम का रेडियस R, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये है एटम का रेडियस R, है ना। तो D इज इक्वल टू 2R। बोलो, इट मीन्स हम पहले ही देखते आ रहे हैं कि जो रेडियस होता है एटम का वो हमेशा नियरेस्ट डिस्टेंस का हाफ होता है। हमेशा याद रखना R इज इक्वल टू D अपॉन 2 होगा ऑल टाइम। तो D की वैल्यू तो यहाँ पे √3a अपॉन 2 है। अब यहाँ पे अगर हम D की वैल्यू रख दें, ये वाली √3a अपॉन 2 को यहाँ पर, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी √3a अपॉन 2। देखो D की वैल्यू रख दी और एक 2 पहले से ही है, तो ये आ गया √3a अपॉन 4। देखो
इट मीन्स यहाँ पे जो रिलेशन हमें मिला आर डी और ए के बीच में, वो ये मिला कि r इज इक्वल टू डी बाई टू एंड इज इक्वल टू √3a/4। सो यहाँ पे देखो मैं फ्रेश लिखता हूँ, BCC में r इज इक्वल टू डी बाई टू इज इक्वल टू √3a/4। ये रिलेशन होता है R, D और A के बीच में। किसमें? BCC में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है R, D और A के बीच में। तो हम तीनों में देख चुके हैं, सिंपल में, FCC में, BCC में R और D और A के बीच में रिलेशन। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना है हमें, ठीक है? तो क्वेश्चन बनाना शुरू करें, देखते हैं एक दो क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जेनॉन क्रिस्टलाइजेस इन FCC। जो जेनॉन है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें? FCC में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 620 पिकोमीटर। यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो है 620 पिकोमीटर। तो व्हाट इज़ द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी कि आपसे D पूछ रहा है, एंड द रेडियस ऑफ जेनॉन एटम, और जेनॉन का रेडियस यानी कि R पूछ रहा है। तो A आपको गिवन है, सॉल्व करते हैं इसको। A आपको गिवन है, कितना है A? A है, देखो यहाँ पर 620 पिकोमीटर, बढ़िया। D पूछ रहा है, R पूछ रहा है। आपको पता है कि D जो होता है FCC में, किसमें? FCC में, वो होता है A/√2। पता है D क्या होता है? A/√2। A की वैल्यू कितनी है? 620/√2 की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो आ जाएगा 1.414। और इसको सॉल्व करेंगे अगर तो कितना आएगा भैया? सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा 438.5 पिकोमीटर। यानी कि D की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 438.5 पिकोमीटर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि D की वैल्यू FCC में A/√2 होती है? डाउट नहीं होना चाहिए। D इज इक्वल टू A/√2, वैल्यू रखा, D की वैल्यू आ गई 438.5 पिकोमीटर। अब रेडियस चाहिए, आपको पता है कि R इज इक्वल टू होता है D/2। और अगर हम यहाँ से कर देंगे 438.5/2, देखो D की जो वैल्यू है यहाँ पे आई है वो हमने यहाँ पे रख दी ऊपर, तो ये कितना निकल के आएगा? कैलकुलेट करो इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 219.25 पिकोमीटर। तो ये है रेडियस। हमसे जो जो पूछा हमने वो निकाल लिया। हमको एज लेंथ था 620 पिकोमीटर, हमने वहाँ से D निकाला A/√2 करके, हमको मिला D कितना? 438.5 पिकोमीटर। और फिर हमको पता है कि रेडियस जो होता है एटम का वो हमेशा क्या होता है? D/2। नियरेस्ट डिस्टेंस का आधा होता है रेडियस। और यहाँ से हमने D की जो वैल्यू मिली थी उसको रख के और R निकाल लिया। तो जो सवाल कह रहा था उसको हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC। सोडियम किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है? BCC में। और उसकी जो एज लेंथ है यूनिट सेल की वो है 4.29 एंगस्ट्रॉम। तो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सोडियम एटम? सोडियम एटम का रेडियस क्या हो? अरे यार, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये कह रहा है सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC। सोडियम किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है? BCC में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। और जो यूनिट सेल का एज लेंथ है वो है 4.29 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? तो बताइए कि सोडियम एटम का रेडियस क्या होगा, और ये बताइए कि उस यूनिट सेल का बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होगा। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है? बढ़िया। तो आपको पता है कि BCC में, अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया कि
कि जो BCC में रेडियस होता है एटम का वो बराबर होता है √3a/4 के। जस्ट अभी पहले देखो यही बताया था मैंने, रिलेशन BCC का रिलेशनशिप देखो DA और R के बीच का, वहाँ पे मिलेगा R = √3a/4। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, √3 की वैल्यू होती है 1.732, A की वैल्यू कितनी दी है 4.29 एंगस्ट्रॉम, तो A की वैल्यू 4.29 एंगस्ट्रॉम रख दो, अपॉन 4 से इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 1.86 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.86 एंगस्ट्रॉम। तो चलो रेडियस तो आ गया सोडियम एटम का 1.86 एंगस्ट्रॉम। और क्या पूछ रहा है, और तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ द यूनिट सेल। तो देखो बॉडी डायगोनल यानी कि याद करो CD, याद है क्यूब में C ऊपर D नीचे, हमने CD की लेंथ क्या निकाली थी √3a, यानी कि BCC में, PCC स्ट्रक्चर में, यूनिट सेल में जो बॉडी डायगोनल होता है क्यूब का, उसका जो लेंथ होता है बॉडी डायगोनल का, अगर हम उसको CD बोले, बॉडी डायगोनल के लेंथ को CD बोले, तो वो होता है √3 × एज लेंथ A, बोलो। और यहाँ पे देखो ध्यान से, √3a की वैल्यू अगर हम 4 को ऊपर ले जाएं तो √3a की वैल्यू जो होगी वो होगी √3a = 4r, बोलो। तो अगर √3a = 4r है, क्या है 4r है, और हम इसको सॉल्व करें तो कैसे होगा, √3a = 4r, √3a is body diagonal of the cube and hence क्या आई थी वैल्यू r की, यार r की वैल्यू क्या आई थी ज़रा बताओ, r की वैल्यू क्या आई थी, 1 पॉइंट कितनी आई थी, आई थी आई थिंक 1.86 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो यहाँ पे 4 × 1.86 एंगस्ट्रॉम, r की वैल्यू आई थी, हमने इससे पहले निकाला था 1.86 एंगस्ट्रॉम। अब हम यहाँ पे 4 × r कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो निकालो अपना कैलकुलेटर, सॉल्व करो, आ जाएगा 7.44 एंगस्ट्रॉम। तो 7.44 एंगस्ट्रॉम इज द बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब, राइट। 7.44 एंगस्ट्रॉम क्या है, बॉडी डायगोनल का लेंथ है BCC स्ट्रक्चर में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई। पहले हमने R निकाला, कैसे निकाला R, हमको पता था कि रेडियस जो होता है एटम का BCC में वो होता है √3a/4, राइट। और वहाँ से हमने R की वैल्यू निकाली 1.86 एंगस्ट्रॉम, और फिर उसके बाद हमसे बॉडी डायगोनल पूछा है। हमको पता है कि बॉडी डायगोनल BCC स्ट्रक्चर में होता है √3a, क्या होता है √3a। अब यहाँ से देखो हमने √3a की वैल्यू क्या निकाली 4r। कैसे आई ये √3a की वैल्यू 4r, कैसे आई, क्योंकि r = होता है √3a/4, तो यहाँ से √3a = 4r होगा, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व कर लिया, r की वैल्यू रख के 4 × 1.86, हमको ये मिल गया बॉडी डायगोनल का लेंथ 7.44 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलो बढ़िया।